गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज 6th क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक की क्लासेस में हमने शेयर कैपिटल से रिलेटेड कंसेप्ट्स को समझा और कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको करवाए थे, कुछ होमवर्क भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ, वैसे ही आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद करेंगे। एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ इसे सॉल्व करना कैसे है। देन क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने बोर्ड पे कर रखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 2.96 पर गिवन है। हमारी बुक यही है, जैन खंडेलवाल बारीक वाली। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्स कंपनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 20 लाख रुपए है। ओके, ऑथराइज्ड कैपिटल जो कि 100 रुपये वाले 20,000 इक्विटी अंशों में विभाजित है। इनमें से 15,000 अंश जनता में 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हैं। कितनी कैपिटल है? 15,000, उसमें से 20,000, उसमें से कितने शेयर्स इशू करने हैं आपको? 15,000 फाइन। निर्गमन की शर्तों के अनुसार 20 रुपये प्रार्थना पत्र के साथ, एप्लीकेशन पर 20 रुपये, 30 रुपये प्रीमियम सहित आवंटन पर 10% प्रीमियम है ना, तो 100 का 10%, 10 रुपये का प्रीमियम है। 30 रुपीज़ ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹10 ऑफ प्रीमियम, ठीक है। 30 रुपये फर्स्ट कॉल पर और बचे हुए 30 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर देने हैं। निम्नलिखित के सिवाय सभी धनराशियाँ प्राप्त हो गई। यहाँ कोई ओवर सब्सक्रिप्शन जैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कॉल्स इन अरियर की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कौन कौन सा कॉल आपका अरियर में रहा है। तो बोल रहे ए पर्सन है जिसके पास कि 30 शेयर्स है, A holding 30 shares on which the allotment money and money due on first call and second calls were in arrear. Okay. इसका अलॉटमेंट अरियर में है, फर्स्ट कॉल अरियर में है, सेकंड कॉल अरियर में। तो जब हम कॉल्स इन अरियर की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो उसमें हमेशा आएगा ए के 30 शेयर्स पर अरियर है, अलॉटमेंट का ₹30 का अरियर, और उसी के साथ फर्स्ट कॉल का भी ₹30 का, सेकंड कॉल का भी ₹30 का, ये उसका अरियर में चलेगा, ठीक है। बी पर्सन है जिसके पास 20 शेयर्स है, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं पे किया, तो बी का अरियर किस किस में आएगा? फर्स्ट और सेकंड कॉल में। और सी का 10 शेयर्स का होल्डर है जिसका सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। तो जब हम कॉल्स इन अरियर निकालते हैं ना, तो जब हम नोट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट। तो उस अलॉटमेंट पर किसका अरियर रहेगा? सिर्फ पर्सन ए का। देन 30 शेयर्स पर 30, ये ₹900 का। देन जब हम बी पर आए, सेकंड चीज़ पर आएंगे, मतलब कि हमारी फर्स्ट कॉल पर, तो वहाँ हम अरियर निकालेंगे तो ए और बी दोनों का रहेगा। ए का कितना हो जाएगा? 30 × 30, और बी के पास 20 शेयर्स है तो 20 × 30, तो टोटल 1500 का अरियर आ जाएगा। 9 + 6। जब हम थर्ड कॉल, मतलब थर्ड हमारी इंस्टॉलमेंट, मतलब कि सेकंड एंड फाइनल कॉल को हम देखेंगे तो उस केस में क्या होगा? ए का भी 30 × 30 अरियर है, बी का 20 × 30 अरियर, और सी का अरियर भी यहाँ पर होगा 10 × 30। तो टोटल 1800 हमारा क्या रह जाएगा? अरियर रह जाएगा। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है कॉल्स इन अरियर की। रिमेनिंग अमाउंट से रिसीव वाली एंट्रीज हम करते जाएंगे। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहे क्वेश्चन के अंदर, संचालकों ने इन अंशों को जब्त कर लिया। ए के शेयर्स, बी के शेयर्स, सी के शेयर्स सभी फोरफीट हो गए। ध्यान रखना, फोरफीट करने की 3 एंट्री करना अलग अलग, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग और सी के लिए अलग। फिर बोल रहे हैं निम्नलिखित शर्तों पर पूर्ण प्रदत्त मानते हुए डी को इन इशू कर दिए ये सारे शेयर्स। ए के शेयर्स जो है, ए के शेयर्स वो 90 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इशू किए गए, बी के ₹70 पर शेयर और सी के ₹50 पर शेयर के हिसाब से री इशूड है। री इशू की एंट्री भी अलग अलग, तीनों के लिए अलग अलग। तो हमें फोरफीट करने के लिए भी अलग अलग एंट्री करनी है। ए के शेयर के लिए, बी के शेयर के लिए नरेशन में डाल देंगे 30 शेयर्स ऑफ ए फॉरफिटेड, इसी तरह 20 शेयर्स ऑफ बी, 10 शेयर्स ऑफ सी फॉरफिटेड। तो इस तरीके से हम नरेशन में डालते जाएंगे। तीनों के लिए फोरफीचर की एंट्री अलग अलग करना, तीनों के कॉल्स इन अरियर होंगे, उन सबको लिखना है पर्टिकुलर एंट्री के अंदर, और तीनों के लिए री इशू वाली एंट्री भी अलग अलग करनी, और फिर फाइनल एंट्री हमें करनी होती है। क्योंकि सारे शेयर्स री इशूड है तो वो रेशो वाला कोई टेंशन नहीं है कैपिटल रिजर्व के लिए। जो आपका शेयर फोरफीचर के अंदर बैलेंस बचा है टोटल, ए की एंट्री में कितना क्रेडिट हुआ पहले फोरफीट के टाइम पे, बी में कितना क्रेडिट हुआ, सी में कितना क्रेडिट हुआ वो देखो, फिर जब री इशू हुआ तो तीनों में डेबिट कितने हुए, फिर जो आपका बैलेंस बचता है ना शेयर फोरफीचर का, उसको टोटल आप एक ही एंट्री से ट्रांसफर कर देंगे किसमें? कैपिटल रिजर्व में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे करवाने की कोई नीड नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने बोर्ड पर लिखवाया है,
ये भी इजी सा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है और इसमें एक चीज़ नहीं आई है कि आपको कैश बुक बनानी है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ। आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनमें से मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, मैक्सिमम आपको होमवर्क में दूंगी और वो आप लोगों को करने हैं खुद से सॉल्व। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क में दूंगी वो करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ती हूँ, देखिए बुक में दिया हुआ है, रामा लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 2 लाख इक्विटी अंशों का निर्गमन निम्न शर्तों पर किया है। सबसे पहले आपको बोला है एप्लीकेशन ₹5 पर शेयर, अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। तो तीनों आपको दे दिए। देखिए 5 और 3 8 और 3 11 रुपये हो गए हैं, जबकि शेयर्स कितने के हैं 10 के हैं, 11 पर इशू हो रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है 1 रुपये का यहाँ पर क्या है प्रीमियम है। सिंपल, 1 रुपये का यहाँ पर क्या है प्रीमियम है। अब आपको ड्यू के साथ में डेट भी दे रखे ना, तो जब हम ड्यू करने वाली एंट्रीज करेंगे ना उनके साथ डेट डाल देंगे। जैसे कि एप्लीकेशन आपका 30 अप्रैल को ड्यू है, तो एप्लीकेशन की मनी ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री हम कब कर देंगे, उसके साथ डेट डाल देंगे 30 अप्रैल को, मतलब 30 अप्रैल तक पे करना है। 25 मई को आपका अलॉटमेंट है, 30 जून को आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो जो ड्यू वाली एंट्रीज हम करेंगे ना उसके साथ हम लोग डेट डाल देंगे, क्योंकि रिसिप्ट की डेट हमें नहीं दे रखी है, हमें सिर्फ ड्यू करने की डेट दे रखी है कि कब आपको ड्यू करना है। तो ड्यू वाली एंट्री के साथ हम डेट्स भी डाल देंगे। आगे हमें बोल रहे 2,50,000 अंशों को खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र आए। देखिए आपने इशू कितने करने हैं 2 लाख शेयर, आपको एप्लीकेशन कितने की मिल गई 2,50,000। ओवर सब्सक्रिप्शन अधिअभिदान हो गया ना। देखते हैं आगे इसके बारे में क्या बोला गया है। यह निश्चय किया गया कि पॉइंट ए 10,000 अंशों के प्रार्थियों को बंटन के लिए मना कर दिया जाए। रिजेक्शन, फुल रिजेक्शन, 100% रिजेक्शन, रिफंड होगा। 40,000 शेयर्स की जो एप्लीकेंट्स हैं उनको उनके द्वारा प्रार्थित अंशों का बंटन कर दिया जाए। 10,000 जिन्होंने मांगे 100% रिजेक्शन, 0 कुछ नहीं मिलेगा। जिन्होंने 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी है वो सेकंड कैटेगरी बी वालों को क्या मिल जाएगा, उनका पूरा 100% अलॉटमेंट हो जाएगा, 40,000 से 40,000 मिल जाएंगे और बचे हुए अंशों को शेष प्रार्थियों में यथानुपात बंटन कर दिया जाए। तो जो रिमेनिंग है उसको आप प्रोराटा बेसिस पे बांट दीजिए। तो हम टेबल तो बनाएंगे, समझ में आएगा ना। मैंने कहा था ना एक से ज़्यादा कैटेगरी होते से ही हमें टेबल बनानी, तो यहाँ तो 3 कैटेगरीज है तो हम टेबल तो बनाएंगे। देखते एक बार क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त अतिरिक्त धन को बंटन की देय राशि के आंशिक भुगतान में प्रयोग किया जाए। नहीं भी बोलते हैं तब भी हमने कहा था कि एक्सेस मनी जो होती है उसको अलॉटमेंट तक तो हम रखते ही रखते हैं, फिर अगर बच जाता है तो क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो हम रिफंड कर देते हैं, और क्वेश्चन में कह देते हैं कि कॉल्स में भी उसको एडजस्ट करो तो हम रिफंड नहीं करते। यहाँ बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट तक रोकना है तो ठीक है अलॉटमेंट तक रोकेंगे, फिर अगर एक्सेस बचेगा तो हम उसको रिफंड कर देंगे, नहीं बचेगा देन ओके। एक अंशधारी जिसे कि अंशों का यथानुपात बंटन हुआ था, यानी कि वो कैटेगरी सी में फॉल करता है। कौन सी कैटेगरी में आता है वो पर्सन, कैटेगरी 3 में। उसने अपने 200 अंशों पर, उसको कितने अंश मिले हैं 200 अंशों पर देय बंटन राशि और प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। प्रथम ही अंतिम है यहाँ पर, तो उसने ना तो अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट किया। उसके 200 अंशों को जब्त कर लिया गया। शेयर्स क्या हो गए, फोरफीट हो गए। 31 अक्टूबर 2019 को इन अंशों को 9 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण प्रदत्त रूप में निर्गमित कर दिया गया। क्या हो गया, आपने उनके शेयर्स जो थे उनको ₹9 पर शेयर के हिसाब से इशू कर दिया। 10 वाला शेयर 9 के हिसाब से आपने क्या कर दिया, इशू कर दिया है ₹9 पर शेयर के हिसाब से। ओके फाइन, आपको करना क्या है, इन सभी के लिए जर्नल तथा रोकड़ बही में आवश्यक प्रविष्टियाँ दीजिए। हमें जर्नल में भी एंट्रीज करनी है और साथ में हमें एंट्रीज करनी है कैश बुक में। तो जब भी हमें क्वेश्चन में कैश बुक में एंट्रीज करने के लिए बोला जाएगा तो हमें ध्यान रखना है कि हमें बैंक वाली एंट्रीज जर्नल में नहीं करनी है। बैंक वाली एंट्रीज जर्नल के अंदर नहीं करनी है। बैंक वाली एंट्रीज कैश बुक बनाकर की जाएगी। कैश बुक कैसे बनाते हैं सीखा हुआ है हमने। कैश बुक में 3 कॉलम होते थे ना, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। तो हम यहाँ जो कैश बुक बनाएंगे वो ओनली बैंक कॉलम वाली बनाएंगे, साथ में मेंशन करेंगे इसको कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। तो बैंक वाली जितनी भी एंट्रीज रहेगी ना, बैंक जैसे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का होता है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो उसको हम यहाँ अपने जर्नल में नहीं लिखेंगे, उसको डायरेक्टली कहाँ लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में, जो कि बैंक कॉलम वाली बनेगी। तो कैश बुक जब बनानी हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बैंक वाली कोई भी एंट्री यहाँ नहीं करनी है, वो सारी कैश बुक के अंदर करनी है। करते जाओ कैश बुक में डेबिट क्रेडिट जहाँ भी एंट्रीज
इंक्रीज हो रही है। फाइनली कैश बुक का बैलेंस निकाल लो कि इतना बैलेंस बचा है, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड क्लोज होगा, क्योंकि कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा, कैश बैंक का क्रेडिट भी हो सकता है ओवरड्राफ्ट के केस में बैंक का। तो पर हम जो क्वेश्चंस करेंगे इनमें 100% हमारा बैलेंस जो है वो डेबिट ही बचेगा। तो जो भी बैलेंस बचता है आप अकाउंट को लास्ट में क्लोज करेंगे बैलेंस CD करके। तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस कैश बुक बनानी थी ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया है। देखिए टेबल बनाई है हमने, तो इस टेबल को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले देखिए वो 3 कैटेगरीज हमारी कौन कौन सी है। फर्स्ट, ऐसे एप्लीकेंट्स जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी जिनको पूरा रिजेक्ट कर दिया गया, कोई भी शेयर इशू नहीं किया गया। तो फिर देखते हैं यहाँ पर, याद है ना टेबल, सबसे पहले कैटेगरी लिखते हैं, ABCP लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। शेयर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने के लिए अप्लाई किया है, देन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, ये कितने हैं, कैटेगरी 1 वाले कौन से 10,000, और इनको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निल, इनको कुछ भी नहीं दिया गया। सेकंड आते हैं ऐसे एप्लीकेंट जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको पूरे 40,000 शेयर्स दिए गए, तो 40,000 अप्लाइड है और 40,000 ही अलॉटेड है। देन थर्ड कैटेगरी में आते हैं कि रिमेनिंग, उन्होंने क्या कहा कि रिमेनिंग को यथानुपात यानी कि प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया गया। तो अब देखिए कि आपको टोटल 2,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है, बोला हुआ ना क्वेश्चन, तो 10 + 40 50 ही हो गए, टोटल 250 होनी चाहिए। तो ये कैटेगरी वालों ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 2 लाख के लिए। बहुत सिंपल। इशू कितना कर सकते हो आप, मैक्सिमम 2 लाख शेयर्स का। देन आपने 40,000 इनको इशू कर दिया, तो रिमेनिंग 2 लाख में से 160 इनको इशू होंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी टेबल के ये 2 कॉलम को कंप्लीट कर लिया। समझ में आई चीज़ें। अब हम बढ़ते हैं टेबल में आगे। तो हमारा नेक्स्ट कॉलम होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन मनी की आपको रेट दे रखी है ₹5 पर शेयर। तो रिसीव किन पर होगी, जितनी एप्लीकेशन मिली है सब पर रिसीव तो होगा ही होगा। देन 10,000 × 5, 40,000 × 5, 2 लाख × 5, ये हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव। ट्रांसफर टू कैपिटल, तो जितना एलोटेड उतना ट्रांसफर, कहा था ना मैंने, ये फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन वाला कॉलम है ना, अप्लाइड वाला कॉलम, वो सिर्फ यही काम आएगा, उसके बाद सारा काम हमारा नंबर ऑफ शेयर्स एलोटेड से ही होगा। इनका कोई ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इनके शेयर्स, इनको तो हमने शेयर्स दिए ही नहीं। 40,000 शेयर्स पर टोटल 2 लाख 100% ट्रांसफर हो जाएगा। 160 × 5 या 8 लाख रुपए का ट्रांसफर यहाँ से हो जाएगा, और टोटल 2 लाख शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 10 लाख का ट्रांसफर होगा। सिंपल। उसके बाद हम देखेंगे रिफंड, क्या कोई रिफंड है, तो हाँ हमने पढ़ा है कि 100% रिजेक्शन अगर हो तो क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले उनको रिफंड किया जाएगा। तो रिफंड किनको होगा, कैटेगरी 1 वालों को ये 50,000 उनका पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन मनी। उसके बाद देखते हैं एक्सेस किसका बचा। तो देखिए कैटेगरी 1 का तो रिफंड हो गया, इसका तो केस ही खत्म। कैटेगरी 2 में 2 लाख आया, 2 लाख ट्रांसफर हो गया, कुछ एक्सेस नहीं। कैटेगरी 3 में 10 लाख आया, 8 लाख ट्रांसफर हुआ, तो मतलब 2 लाख बच रहा है ना, वो 2 लाख क्या है, एक्सेस मनी, जिसको कहाँ हम एडजस्ट करेंगे अपने अलॉटमेंट के साथ। समझ में आई चीज़, ये टेबल। अब इसके बेस पे हम जल्द से एंट्रियाँ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री हमारी करते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ध्यान देना कैश बुक बनानी है, तो बैंक वाले एंट्रीज कहाँ होगी, कैश बुक में। देखिए एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हमने डेबिट कर दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितनी मिली एप्लीकेशन मनी, ये 12,50,000 एंट्री टोटल से होगी, मैंने पहले भी कहा था 12,50,000। इसके बाद क्या करते हैं, तो एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। एंट्री क्या करते हैं, बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमने कर दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको यहाँ क्यों किया, क्योंकि इसमें कहीं बैंक नहीं आ रहा है, ठीक है। कितना ट्रांसफर किया ना हमने, ये कॉलम 10 लाख रुपए, ओके। उसके बाद थर्ड एंट्री हमारी यहाँ पर रहती है रिफंड की, जो एक्सेस मनी, जो मतलब एक्स्ट्रा मनी है हमारे पास, जिसको रिफंड करना पड़ेगा, जिनको कुछ भी हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए। एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक में हम एंट्री कर देंगे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वो 50,000 का क्या हो गया, रिफंड हो गया। उसके बाद आता है हमारा अलॉटमेंट। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो मैम आपने प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ क्यों लिया, तो क्योंकि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है हमें, तो
तो जब इन्फॉर्मेशन क्लियरली गिवन नहीं हो कि प्रीमियम कहाँ दे है, तो प्रीमियम को हमेशा अलॉटमेंट के साथ में ही माना जाएगा। तो ₹3 जो अलॉटमेंट का है उसमें ₹2 तो माना जाएगा कैपिटल एंड ₹1 किसका हो जाएगा, प्रीमियम का। तो यहाँ पर हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू। 2 लाख शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से तो 6 लाख, 2 लाख शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से कैपिटल 4 लाख और 2 लाख शेयर्स पर ₹1 का प्रीमियम 2 लाख रुपए, ये हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। अब अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद क्या करते हैं, अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट, जो एक्सेस मनी आपके पास थी ना एप्लीकेशन पर, उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर होगा। कितना एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट एक्सेस में हमारे पास था, 2 लाख रुपए था ना, तो इस 2 लाख का एडजस्टमेंट करेंगे। एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन अकाउंट में अभी भी क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना हो गया, 2 लाख रुपए। अब आती है एंट्री अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंट्री तो कर देंगे अमाउंट। तो देखिए यहाँ बोला गया है पर्सन है एक हमारा जिसके पास 200 अंश है, उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है, तो अरियर तो रहेगा बिल्कुल। और ये कौन सा पर्सन है, तो 3rd कैटेगरी में आने वाला है, जिसको कि प्रो राटा बेसिस पे यथानुपात आधार पर अंशों का आवंटन किया गया है। तो अब इस पर्सन के शेयर से रिलेटेड कॉल्स इन अरियर का अमाउंट हमें निकालना है। तो मैंने बताया था कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा बेसिस हो तो हमें किस प्रकार से निकालना है हमारा अरियर, तो निकाले। देखिए मैंने वर्किंग नोट बना रखा है, स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट हम बनाएंगे फर्स्ट कॉल्स इन अरियर का, उसमें सबसे पहले हम अलॉटमेंट देखेंगे कितना अरियर रहता है। तो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 200 शेयर्स हमारा फिक्स मेथड है, कोई सा भी हो, अगर प्रो राटा बेसिस पे अगर अलॉटमेंट हो रहा है और वहाँ अरियर है तो हम इसी तरीके से निकालते हैं। तो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 200 शेयर्स, ₹3 के हिसाब से कितना ड्यू हो गया, 600 रुपये एडजस्टेड। तो अब देखिए आपने कितना एडजस्ट किया, तो आपके पास 2 लाख रुपीस थे एडजस्टमेंट के लिए, कितने शेयर्स पर, 1,60,000। कहा था मैंने कैटेगरी वाइज देखना है, जब आप कॉल्स इन अरियर निकालोगे ना कैटेगरी वाइज देखना है, और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड देखने हैं, अप्लाइड नहीं देखने। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड वाला कॉलम सिर्फ यहाँ काम आ गया, उसके बाद इस कॉलम को आप भूल जाइए, इससे आपको कोई काम करना ही नहीं है। तो 2 लाख का एक्सेस मनी है, 1,60,000 अलॉटेड शेयर्स पर, 2 लाख का एक्सेस मनी है, 1,60,000 अलॉटेड शेयर्स पर, तो 200 अलॉटेड शेयर्स पर कितना होगा, तो इतना होगा, कितना 250, कितना हो गया 250। तो उस पर्सन से हमें 600 रुपीज़ लेने हैं, उसमें से 250 क्या हो गया है, उसका ऑलरेडी हमारे पास है, देन रिमेनिंग 350 हमें उससे लेना था जो उसने दिया नहीं, तो 350 हमारा क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर हो गया। तो ये हमारा ₹350 क्या हो गया, कॉल इन अरियर। अब हम जब अलॉटमेंट मनी रिसीव वाले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तब हम अमाउंट क्या लिखेंगे, तो देखिए 6 लाख रुपए लेने थे, माइनस 2 लाख क्यों किया, 2 लाख का एडजस्टमेंट हुआ है ना, ये एक्सेस मनी हमने एडजस्ट करी है यहाँ पे, तो ये 2 लाख माइनस 350 क्या, कॉल्स इन अरियर। रिमेनिंग तो मिलेगा ना, 6 लेने थे उसमें से 2 एडजस्ट हो गए, नहीं लिए, चलो छोड़ो, बचे हुए 4 मिलने थे, उस 4 लाख में से भी 350 रुपये नहीं मिले, अरियर रह गया, तो 3,99,650 रुपये हमें रिसीव हो गए। आई चीज़ समझ में। इसके बाद आती है हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ड्यू करेंगे, कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹3 पर शेयर के हिसाब से 2 लाख शेयर्स पर कितना हो जाएगा, ₹6 लाख का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगा। अब इसको रिसीव करना है, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तक कैश बुक में हमने लिख दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आते हैं अमाउंट पर, तो 6 लाख मिलना था लेकिन 200 शेयर्स पर नहीं मिला है फर्स्ट कॉल, तो ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 शेयर्स पर ₹3। अब यहाँ हमने ये सब क्यों नहीं किया, तो क्योंकि एक्सेस मनी थोड़ी ना है, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट तो है ही नहीं, 100% अरियर में, तो 200 शेयर्स पर ₹600 का हमारा कॉल इन अरियर रह जाएगा। तो 6 लाख में से 600 नहीं मिलेगा, तो बचा हुआ 5,99,400 रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ तक हो गया, सारी कॉल्स का काम हो गया। अब हमें बोला है कि वो जो आपके 200 शेयर्स है ना जिन पे अरियर में चल रहा है अमाउंट, उनको आप क्या कर लो, फोरफिट कर लो। तो हम फोरफिट करने के लिए एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, कैपिटल हमारी वापस आ रही है, पहले इशू करी थी, अब वापस फोरफिट हो रहे हैं शेयर्स, देन कैपिटल हो जाएगी डेबिट। कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ हम कॉल्ड अप अमाउंट से करते हैं और अभी तो हमारे शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरा का पूरा कॉल कर चुके हैं हम। तो 200 शेयर्स ₹10 पर शेयर वाले, तो 2000 हमने डेबिट कर दिया।
2 हम लिखते हैं वो इंस्टॉलमेंट जो हमारी अरियर में रहती है। तो इसका अरियर में क्या क्या था, अलॉटमेंट था और फर्स्ट कॉल था, तो यहाँ लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 350, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 600, रिमेनिंग कहाँ चला जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। फिर बोला है इसके जो आपके फॉरफिटेड शेयर्स है इनको आप क्या करिए, री इशू करें ₹9 पर शेयर के हिसाब से। तो देखिए री इशू की एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ₹9 पर शेयर के हिसाब से। क्यों, क्योंकि आपने 9 की रेट से इशू किया है और 200 शेयर्स पर कितना हो जाएगा, ₹1800। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा, डिफरेंस ₹200 से और 2 शेयर कैपिटल। देखो एक बार मैं एंट्री यहाँ पे कर रही हूँ, पूरी एंट्री करके बता रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट ये आपका 1800, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट ये 200, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री पूरी करनी नहीं है हमें, ये 2000। कैसे, तो ये 200 शेयर ₹10 के हिसाब से, 200 पर ₹9 के हिसाब से पैसा मिला, 200 पर ₹1 के हिसाब से आपने डिस्काउंट दिया है। तो हमें इस एंट्री में से बैंक वाला पोर्शन तो कैश बुक में करना है और जो अदर पोर्शन है उसको हमें अपनी एंट्री में करना है। तो देखिए बैंक कितना आया, ₹1800। एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹1800, तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1800। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना होगा, ₹200। तो ये एंट्री हमने यहाँ कर दी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई चीज़। तो बहुत सिंपल है ये, हमें ये वाली पूरी एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है, इसका बैंक वाला पोर्शन हम कैश बुक के अंदर एंट्री करेंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी हमने यहाँ पर नॉर्मल एंट्री कर दी है। अब लास्ट आता है शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर क्योंकि जितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे उन सभी को ही री इशू कर दिया था ना, तो कहीं कोई नोट बनाने की, कोई रेशो वाइज अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ था ₹1050, उसमें से आपने डिस्काउंट के लिए यूज़ किया ₹200, बचा 850, 850 पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 850। तो ये हमारी एंट्रीज खत्म। कैश बुक बैलेंस निकाल लो, इधर की टोटल करो, उधर से माइनस करो, ये आपका बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस शीट, ये आपकी कैश बुक भी प्रिपेयर हो गई। तो जब भी आपको कैश बुक बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला जाएगा तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी हमें बैंक वाली एंट्रीज को अपनी जर्नल में नहीं करनी। कैश बुक जब बंद करेंगे ना तो यहाँ पर आपको ये लिखना भी है, इसका टोटल 22,50,850। तो कैलकुलेटर तो है ही हमारे पास, टोटल तो हम करके लिख ही सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग होमवर्क में करेंगे, नोट कर लो इसे। ओके देन क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको करवाया है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अब मैं पढ़ रही हूँ, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क ही रहेगा। तो मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे कैसे। आपको खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड ने ₹10 वाले 40,000 इक्विटी अंशों को ₹2.5 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए प्रविवरण जारी किया। 40,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 के 2.5 के प्रीमियम पर यानी कि 12.50 पर ये इशू होंगे। ओके, राशि दी थी आपको एप्लीकेशन पर ₹2, अलॉटमेंट पर ₹4.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम मीन्स 2.5 तो आपका प्रीमियम का और ₹2 आपके कैपिटल का, ये टोटल 4.5 अलॉटमेंट का ड्यू हो गया। और शेष राशि मांग पर, तो शेष बचा कितना, तो देखिए 2 + 4.5 ये 6.5 हो गया, टोटल 12.5, दैट मीन्स ₹6 पर शेयर बच रहा है। तो ₹6 पर शेयर हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, आवेदन पत्र 96,400 इक्विटी अंशों के लिए प्राप्त हुए। कितने इशू किया आपने, कितने प्रॉस्पेक्टस कितने के लिए इशू हुआ, 40,000 के लिए, और आपको कितना एप्लीकेशन मिला, 96,400। तो यहाँ बोला है भारी अधिअभिदान के कारण बंटन निम्न प्रकार किया गया। अब आपको बता रहे हैं कि अलॉटमेंट हुआ किस तरीके से। तो कैटेगरीज आपको दे रखी है 1 2 3। फर्स्ट बोला है 23,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, जिनकी कैटेगरी कौन सी है कि इन्होंने या तो 2,000 या 2,000 से ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है। तो ये जो कैटेगरी के बाद
ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ना, वो जस्ट उनको कैटेगराइज करने के लिए कंपनी ने यूज़ किया है, हमारे लिए उसका कोई खास मतलब नहीं है। हमें तो ये ध्यान देखना है कि 23,000 अंशों के आवेदकों को 10,560 अंश आवंटित किए गए। देन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 23,000, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 10,560। इस तरीके से अपनी टेबल बनेगी। सेकंड कैटेगरी है 48,000 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड 14,200 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। इसी तरह थर्ड कैटेगरी 25,400 शेयर्स अप्लाइड एंड 15,240 शेयर्स अलॉटेड। इस तरीके से, और थर्ड में बोला गया है प्रोराटा बेसिस है। ओके, इस तरीके से आपने तीनों कैटेगरी में शेयर्स को अलॉट कर दिया अलग अलग करके। देखिए 10,560, 14,200 और 15,240, ये मिला के 40,000 शेयर्स हो गए। पूरा 40,000 का अलॉटमेंट यहाँ पर हो चुका है। आगे बोल रहे हैं यह निर्णय लिया गया है कि आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि का उपयोग बंटन राशि के अनुपात में किया जाएगा और उसके बाद यदि कोई राशि बचती है तो उसे लौटा दिया जाएगा। अब देखो तीनों कैटेगरीज, रिफंड कहीं नहीं करना, तीनों का अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट देखा जाएगा। तो तीनों की अपनी अलग अलग एक्सेस मनी होगी, तीनों का अलग अलग अलॉटमेंट ड्यू होगा, टेबल को कंटिन्यू करते जाएंगे, तीनों का अलग अलग अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट पर 100% एडजस्ट होने के बाद अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर एक्सेस बचता है देन उसको रिफंड कर दीजिए, ये बोला गया है क्वेश्चन के। तो ठीक है, तीनों कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एक्सेस, अलॉटमेंट ड्यू, एडजस्टेड, एक्सेस। अगर कोई एक्सेस बचती है तो वो क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है बचे, लेकिन अगर बचती है तो अलॉटमेंट के बाद आप उसको रोक के नहीं रखेंगे, आप रिफंड कर देंगे। ठीक है, आगे बोले हैं एक्स जिसको कि 300 अंश यथानुपात आधार पर बंटित किए गए थे, मतलब थर्ड कैटेगरी में, क्योंकि थर्ड के साथ लिखा हुआ था प्रोराटा बेसिस, तो एक्स जो है वो थर्ड कैटेगरी वाला है, उसको 300 अंश आवंटित किए गए थे, उसने बंटन राशि और मांग राशि का भुगतान नहीं किया, ना तो उसने अलॉटमेंट दिया ना तो उसने फर्स्ट कॉल दिया। ओके, अरियर में रहेगा, तो अरियर में रहेगा तो एडजस्टमेंट करेंगे हम। किस तरीके से कॉल्स इन अरियर निकालना आपको अच्छे से पता है कि 300 शेयर्स पर ड्यू कितना होता है, देन एडजस्टेड देखेंगे, एडजस्ट कितना किया उसके हिसाब से इसका कितना एडजस्ट हुआ, रिमेनिंग कॉल्स इन अरियर। वाई है जिसने कि 450 शेयर्स यथानुपात आधार पर ही बंटित है, ये भी थर्ड कैटेगरी का ही है, वो मांग राशि चुकाने में असमर्थ रहा, तो इसकी तो बहुत सिंपल ही निकल जाएगी कॉल्स इन अरियर 450 × 6, और एक्स का भी फर्स्ट कॉल पर सिंपल ही निकल जाएगा 300 × 6। एक्स का जब अलॉटमेंट का अरियर निकालेंगे वहाँ आपको ध्यान रखना है, एडजस्टमेंट वाला वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा और उस तरीके से कॉल्स इन अरियर निकालना है। इन अंशों को परिणाम स्वरूप जब्त कर लिया गया। क्या कर लिया, इन सभी शेयर्स को, मतलब कि एक्स के 300 और वाई के 450 शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया। उपरोक्त व्यवहारों को दर्ज करने के लिए कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। आपको जर्नल एंट्रीज करनी है इन सभी से रिलेटेड। कहीं कैश बुक का नाम नहीं है तो बिल्कुल सिंपली आपको क्या कर देना है, अपनी अपने जर्नल के अंदर सारी एंट्रीज करनी है, सभी एंट्रीज करनी है। कैश बुक या बैंक वाली एंट्रीज को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, सारी एंट्रीज करनी है। बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करनी है, जस्ट जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। और अगर टेबल बनाने में आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है तो इसकी टेबल मैं बनवा देती हूँ आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन की टेबल मैं आप लोगों को बनवा देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन की जो बची हुई जर्नल एंट्रीज रहेगी वो तो आप लोग आराम से आई होप कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन की टेबल हम बना लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसकी टेबल मैं आप लोगों को बनवा देती हूँ। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, 3 कैटेगरीज हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और यहाँ हम लास्ट में लिखेंगे इनकी टोटल। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितना एप्लीकेशन मिला, तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट कैटेगरी में आपके अप्लाइड है 23,000, और यहीं साथ में ही कॉलम बना देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड का भी। अप्लाइड आपके हैं 23,000, 48,000, 25,400, अलॉटेड आपके यहाँ पर है 10,560, 14,200 एंड लास्ट वन 15,240। टोटल आपका कितना हो गया, तो ये 96,400 एप्लीकेशन आई, उसमें आपने इशू कितने किए, टोटल 40,000 का अलॉटमेंट, क्योंकि इससे ज़्यादा का अलॉटमेंट तो पॉसिबल है ही नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ, तो 8 रुपीज़ 2, एप्लीकेशन आपका कितना है, ₹2 का है, तो ₹2 पर शेयर के हिसाब से आपको एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी। देन एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगी ये 23,000 पर, 23,000 शेयर्स पर 46,000, 48,000 शेयर्स पर 96,000, और इधर हो जाएगा 50,800, और टोटल आपका हो जाएगा एप्लीकेशन 192,800। तो सिंपल 23,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 46,000 मिले, 48 पर 96,000, 25 400 पर 50,800। अब देखते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल कितना ट्रांसफर होगा। तो हमें पता है ट्रांसफर सिर्फ उन्हीं शेयर से रिलेटेड किया जाता है जो कि एक्चुअली एलोटेड हो। तो आपने यहाँ पर कितना एलोटमेंट किया है, देन 10,560 का, तो ये हो जाएगा ट्रांसफर 21,120 रुपये, 14,200 पर 28,400, और इधर 30,480, तो टोटल 40,000 पर कितना आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, 80,000 रुपये का। आगे चीज़ समझ में, ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं एक्सेस, क्योंकि रिफंड तो कुछ है नहीं तो उस कॉलम को तो हटा ही दो यहाँ से। तो एक्सेस कितना बचा, तो 46,000 मिला, उसमें से 21,120 का आपने ट्रांसफ़र दिया, तो बचा कितना आपका 24,880। इसी तरह यहाँ पर बचेगा 67,600, और यहाँ बचेगा 20,320। टोटल एक्सेस मनी आपका ये तीनों कैटेगरी का हो गया। तीनों कैटेगरीज में हमने एक्सेस मनी निकाल ली। अब आ जाते हैं हम अलॉटमेंट पर। तो इस टेबल को आगे बढ़ाना है, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 4.5 की रेट पर, जिसमें 2.5 प्रीमियम का है और ₹2 कैपिटल का है। तो किन शेयर्स पर, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ध्यान रखना। अब अप्लाइड को ध्यान में हमें बिल्कुल नहीं रखना है, हम किससे करेंगे सारी कैलकुलेशंस, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से। तो 10,560 पर 4.5 के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू होता है ये 47,520। इसी तरह 14,200 पर 63,900, और 15,240 पर 68,580। टोटल अलॉटमेंट आपका ड्यू हो गया 1,80,000 40,000 शेयर्स के ऊपर। इसके बाद एडजस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर एडजस्ट कितना कितना करेंगे, तो देखिए फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास 47,520 लेना है, और हमारे पास ऑलरेडी 24,880 है, तो रिमेनिंग आपको मंगवाना रहेगा। तो ये होगा टू बी रिसीव्ड